आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए, जैसा कि आपको पता है कि 4 अप्रैल को होने वाला है, तो उसके लिए आपका एक मॉडल पेपर मैं लेके आया हूँ। तो इस मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे और आप भी पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठिए, आप भी साथ में सॉल्व करिए और इस पेपर को सॉल्व करके आप अपने आप को मूल्यांकित कर सकते हैं। आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं कि हम कितना तैयार हो चुके हैं या कितना नंबर हम गणित में पा सकते हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे और आंसर वो मैच कराएंगे, क्या आप सही लगा रहे हैं और कितना सही लगा रहे हैं, कितना नंबर पा रहे हैं, ये आप अपने आप को तुरंत जांचते चलिए। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहले के काम में आपका दिया गया है कि मान लीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 3x, एफ एक्स इक्वल टू 3x दिया गया है। इसे आपको चेक करना है कि ये आपका जो फलन दिया गया है R2R, यह एक ही है, एक ही आच्छादक, बहुविक आच्छादक, एक ही आच्छादक, एक ही परंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एक ही ना आच्छादक। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें देखिए आप एक ही और आच्छादक के लिए क्या सिद्ध करते हैं। यदि एफ एक्स इक्वल टू 3x दिया है तो आप जानते हैं कि x1 x2 दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं, दोनों के लिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू रखते हैं, तो यहाँ पे ये एफ एक्स वन का मान यहाँ पे 3x1 हो जाएगा और ये 3x2। तो यहाँ से आपका मिलेगा x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, ये आपका फलन एक ही है। और यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू कितना आएगा, y/3। तो y/3 है, तो आप चेक करो कि y की वैल्यू अगर रखी जाए, y की वैल्यू अर्थात सह में कोई भी मान लिया जाए, y का कोई भी एलिमेंट रखा जाए, तो y/3 आप चेक करो ये x में अर्थात इस वाले सेट में मिलेगा। तो आप इससे ये सिद्ध कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3x में 3 इंटू y/3, तो ये आ जाएगा y, अर्थात एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, y। तो ये आपका फलन एक ही भी है, आच्छादक भी है। आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि है एक ही आच्छादक। क्लियर है। अब देखो यही क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन सेम मिलने वाला है आपके एग्जाम में, बस ये थोड़ा सा आपका चेंज कर सकता है। एफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर दे सकता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे सकता है, और इस तरीके से ये 2-3 क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन मिलना है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है, यदि समुच्चयन में r इक्वल टू ए बी सच दैट a इक्वल टू b-2 b ग्रेटर देन 6। यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, दूसरा है r इक्वल टू ए बी सच दैट a इक्वल टू b-2 ग्रेटर देन 6। तो आपको यहाँ से देख के बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखो आप ऐसा एलिमेंट रखो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि b का मान जो है 6 से बड़ा भी होना चाहिए, तो 6 से बड़ा b का मान इसमें देखो दूसरा, तीसरा और चौथा है, और दूसरे तीसरे चौथे में देखिए कौन सा एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जो तीसरा है ऑप्शन है 6 8 बिलोंग्स टू r। आप इसमें रखोगे यहाँ पे 6 और इधर 8 रखोगे, तो दोनों आपका साइड इक्वल रहेगा, अर्थात ये आपका रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये एलिमेंट रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहले में ऑप्शनल में आपका तीसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आपको ज्ञात करना है x इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, कौन कौन सा होगा। तो इसको आप पहला फलन मानेंगे, इसको दूसरा फलन मानेंगे, तो इसका फार्मूला रखेंगे पहला इंटू दूसरे का समाकलन, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स, माइनस इसका अवकलन 1 हो जाएगा, इसका समाकलन ई पावर एक्स, फिर इसका भी समाकलन। तो ये आ गया एक्स, इसका समाकलन ई पावर एक्स ही रहेगा, माइनस इसका समाकलन ई पावर एक्स ही रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ई पावर एक्स कॉमन कर लीजिए, तो एक्स माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है ना, x-1 इंटू ई पावर एक्स। क्लियर। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे में आपको केवल कोटि बताना है। तो कोटि में आप देखिए प्रश्न में दिया गया है 2x² d² बाई dx² माइनस 3 dy बाई dx प्लस वाई। तो यहाँ पे देखो कोटि क्या है, पहले में देखो d2y अपान dx² है, तो इसकी अधिकतम कोटि कितनी है, 2 है। तो फलन में आपका अधिकतम कोटि कौन हो जाएगा, अवकल समीकरण 2 ही रहेगा, तो इसका पहला ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक, लास्ट इसका देखो, पांचवा क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए गए हैं, 2i प्लस जे प्लस के है, और आपका है i माइनस 4j प्लस लेमडा के। क्वेश्चन में कह रहा है ये परस्पर आपका दो सदिश यदि लंबवत है तो उनका जो अदिश गुणन होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आप रखो ये 2 × 1 रखोगे 2 आएगा, ये -1 -4 रखेंगे तो -4 आ जाएगा, ये 1 × लैम्डा रखेंगे तो लैम्डा आएगा इक्वल टू 0। तो ये -2 आ जाएगा, -2 इधर कर दीजिए, लैम्डा का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका दूसरा ऑप्शन होगा सही हो जाएगा जिसमें 2 है। क्लियर है। तो इस तरह से आप 5 नंबर यहाँ पे ऑप्शनल में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे खंड में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको सभी खंड करने हैं और इसमें सभी खंड में आपको एक एक नंबर मिलने वाले हैं। तो इसमें भी 5 खंड हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक, तो ऐसे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको इसका मुख्य शाखा का परिसर याद होना चाहिए। मुख्य शाखा का परिसर आप याद रखेंगे, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप ऑप्शनल मिल जाए, चाहे खंड दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा। तो इसकी मुख्य शाखा को आप याद रखेंगे। तो इसकी मुख्य शाखा क्या होता है, शाखा का परिसर 0 to पाई होता है। तो आप यहाँ पे काट का कौन सा मान रखेंगे, तो ऐसा कोण रखिए जो 0 to पाई ही रहे, क्योंकि ये मुख्य शाखा के परिसर में आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, काट इनवर्स -1/√3 है, इसको रख लेंगे बराबर y। तो काट y बराबर क्या आ गया, -1/√3। तो काट किसका मान -1/√3 होता है, तो आप रखोगे तो ये आपका हो जाएगा काट y इक्वल टू, एक तो आप सीधे सीधे रख सकते हैं माइनस काट π/3 रखेंगे तो कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 होता है। जब माइनस आगे रखेंगे तो ये -60 अंश हो जाएगा। तो -π/3 थोड़ी नहीं, इसकी मुख्य शाखा परिसर में देखो माइनस नहीं है, तो इसको क्या बनाना होगा, आपको प्लस बनाना होगा। तो प्लस कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काट y इक्वल टू कॉट पाई प्लस π/3, पाई प्लस नहीं पाई माइनस π/3 बना लीजिए। क्यों, क्योंकि काट पाई माइनस π/3 cos 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे माइनस काट π/3 को आप काट पाई माइनस π/3 बना सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा काट y इक्वल टू कॉट 2π/3। अब देखो आप तुलना करोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 2π/3। तो इस कोण का जो आपका फलन दिया गया है इसका मुख्य मान कितना आ जाएगा, 2π/3। आप देखो इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं काट y इक्वल टू, ऐसे रखेंगे तो माइनस मिलेगा -60। तो आप प्लस रखने के लिए cos 2π/3 रख सकते हैं, क्योंकि cot 120 अंश का मान -1/√3 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 2π/3 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर यहाँ से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से मिलेगा। आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, कंटिन्यूटीज आपका दे दिया है, फलन f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x है। इसको सिद्ध करना है, x बराबर 0 पर यह क्या है, संतत है। तो देखो मॉड x को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड x पे एक तो -x लिखेंगे जब x का मान <0 रहेगा, और प्लस x रखेंगे जब x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। क्लियर। तो आप कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप पढ़े हैं, कोई फलन कंटिन्यूस होता है, संतत होता है कब, जब उसकी लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 0 - f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 + f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f(x). ये तीनों मान जब बराबर हो जाएगा तो आप कह देंगे कि फलन हमारा उस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है। यहाँ पे 0 है तो 0 पर, 1 है तो 1 पर, जो भी पॉइंट रखेंगे उस बिंदु पे आपका फलन क्या रहेगा, संतत रहेगा। तो इसका आप लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट क्या करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 - f(x). तो आप देखो 0 माइनस के लिए कौन सा फलन लिया जाएगा, 0 - x, 0 माइनस में आपको -x आएगा, तो ये -x हो गया। अब ये लिमिट h टेंस टू 0, इस x के स्थान क्या रखना है, -h रखना है। तो माइनस और h के स्थान पे, अब x के स्थान पे 0 - h रखना है, 0 - h। तो ये आपको हो गया h टेंस टू 0 और ये हो जाएगी h। तो h टेंस टू 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट रख लो, तो लिमिट x टेंस टू
जीरो प्लस एफ एक्स। तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच एक्स। एफ एक्स देखो जीरो प्लस के लिए आप कौन सी वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रखेंगे, तो इसके स्थान पे एक्स रख लिया गया है। फिर ये आपका एच टेंस टू जीरो, ये जीरो प्लस एच हो गया एक्स के स्थान पे, तो ये मान यहाँ रखेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। ये देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। तीसरा वैल्यू आपको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स भी याद करना है। तो जीरो पर देखो क्या फलन है, एक्स ही है, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ये एक्स। अब एक्स की वैल्यू जीरो रखो तो ये भी जीरो आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और आपका उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तीनों बराबर है, इसलिए फलन एक्स बराबर जीरो पर संतत है। क्लियर। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आप याद रखेंगे कि कंटिन्यूअस से आपका एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि एक नंबर नहीं और भी नंबर देगा। इसके तीसरे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको अवकल समीकरण दिया गया है, इसकी कोटि और घात बताना है आपको। कोटि क्या होगी और घात क्या होगा, तो आप सबसे पहले कोटि तो पहचान लेंगे, कोटि क्या होगी, लेकिन घात कैसे पहचान ये भी आप जानते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कोटि आप बताएंगे अवकल समीकरण में जो अवकलज की अधिकतम कोटि होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अवकलज की अवकल समीकरण की कोटि। तो यहाँ पे देखो ये भी प्रथम कोटि का है, ये भी प्रथम कोटि का है, द्वितीय कोटि का है, तो इसकी कोटि क्या हो गई, दो हो गई। लेकिन घात कब कैसे बताएंगे, घात आप ये नहीं देखेंगे यहाँ पे घात एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो घात अधिकतम दो बता दे, ऐसा नहीं है। आप घात किसका बताएंगे, अधिकतम कोटि वाले अवकलज की घात को ही आप अवकल समीकरण का घात कहेंगे। तो इसका घातांक एक है, तो इस अवकल समीकरण का घात क्या होगा, एक होगा। कोटि क्या होगी, यही दो कोटि होगी। ऐसा नहीं कि इसका घातांक दो हम यहाँ पे दो रख लें और कोटि यहाँ से रख लें, जो आप कोटि रखेंगे उसी की घात को ही आप बोलेंगे अवकल समीकरण की घात, अधिकतम कोटि आप ध्यान रखिए। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन आपका, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया रैखिक प्रोग्राम से, एकदम लास्ट में आप जाके देखेंगे, लास्ट वाला चैप्टर आपका रैखिक प्रोग्राम। तो इसके लिए क्या करते हैं, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए आपको इसका छायांकित क्षेत्र ज्ञात करना होगा। इसका क्षेत्र क्या होगा, तो पहले आप इस x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 4 को आप समीकरण रूप रखेंगे, तो समीकरण रूप क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से कम दो बिंदु आप याद करेंगे। अगर x बराबर 0 रखें तो y बराबर 4 आ जाएगा, और x बराबर 4 रखें तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो इसके दो बिंदु हैं 0 4 और 4 0। क्लियर है। अब आप इस संख्या में 0 0 रखिए, 0 0 जब रखेंगे, 0 0 रखने पर आपका क्या मिलेगा, ये 0 और लेस आर इक्वल टू 4, क्या है, सही है। तो आप देखो 0 का मान 4 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये सही है। इसलिए इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। बाकी आपकी दो रेखाएं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आपका मिल जाएगा, x अक्ष और y अक्ष से। तो देखो इसका अधिकतम मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप कार्तीय तल बना लेंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट आप एक पैमाना से रखिएगा, स्केल से बराबर दूरी पर रखेंगे, छोटा बड़ा नहीं रखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है 0 4, तो यहाँ हो जाएगा, दूसरा है 4 0 आपका इधर हो गया, इसको मिला दीजिए। और इसका ग्राफ देखो किधर बनना है, यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसका ग्राफ मूल बिंदु की ओर बनेगा, तो इसका ग्राफ इधर ही बनेगा। उसके बाद देखो दूसरी लाइन आपकी है x ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 क्या होता है, y एक्स होता है, और ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 0, मतलब इसके इधर x का मान प्लस ज़्यादा होता है 0 से और इधर कम होता है, तो इसका क्षेत्र किधर बनेगा, इधर। फिर दूसरा है y ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये y बराबर 0 मतलब x अक्ष है, और ग्रेटर देन 0 मतलब इस रेखा के इधर y का मान 0 से ज़्यादा होता है, किधर होता है, तो इधर होता है, इसका क्षेत्र इधर बनेगा। तो देखो इस रेखा के ऊपर, इसके इधर तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र यही है, तो ये आपको हो गया छायांकित क्षेत्र। इसका देखो जितना ये बिंदु मिल रहा है इनको बोलते हैं कोणीय बिंदु। क्या बोलते हैं, कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु से आप अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे, तो आप रख लेंगे कोणीय बिंदु और z इक्वल टू है 3x प्लस 4y। तो यहाँ पर रखो, देखो इसका मान क्या प्राप्त होता है, कोणीय बिंदु एक है 0 0, आप इसमें 0 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर दूसरा 4 0 रखिए, 4 0 रखेंगे यहाँ पे 4 आपका 12 हो जाएगा, ये 0 तो आपका 12 रहेगा। फिर दूसरा है 0 4, इसको रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तो जेड का मान देखो, अधिकतम कौन है, यही। तो ये आपका अधिकतम मान कितना आ जाएगा, 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम मान पूछेगा तो आप 0 बता देंगे।
तो जब भी रैखिक प्रोग्रामन का क्वेश्चन रहेगा तो आप दोनों असंख्या 2, 3, 4 जितने भी असंख्या रहेंगी, केवल इसका ये क्षेत्र बनाना होता है, छायांकित करके आप उसके कोणीय बिंदु को रख करके इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से आपको कम से कम 6 से 8 नंबर मिलेंगे क्वेश्चन रैखिक प्रोग्रामन से। तो आप इसको बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करके इसका तैयारी करके जाइएगा। देखिए दूसरे का आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए बाई बी आपको ज्ञात करना है। तो ये देखिए आपकी प्रायिकता से क्वेश्चन आ गया है। तो प्रायिकता का पहला ही जो एक्सरसाइज है उसमें आपका पहली घटना जो प्रायिकता में है सप्रतिबंध प्रायिकता, तो वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें आप जानते हैं कि जब पी ए बाई बी ये ज्ञात करना है, जिसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। यहाँ पे क्या होता है कि बी घटना दिए होने पर घटना ए के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे जो बी यहाँ पे बाद में रहेगा, जो घटना दिए रहता है वही इधर लिखा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, ये बटे बी है तो यहाँ भी बटे बी रहेगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप रख दीजिए पी ए बाई बी कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी 4/13 है और पी बी कितना है 9/13 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4/9। कौन सी घटना की प्रायिकता, पी ए बाई बी की प्रायिकता। ठीक है, ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 4/9। केवल आपको फार्मूले पर रखना है, आपका 1 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सभी खंड करना है। इसमें आपके केवल 4 खंड है, चारों आपके 2-2 नंबर के हैं, तो यहाँ से आपको 8 नंबर मिलेंगे। सभी खंड इसमें आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ए बराबर और बी बराबर 2 सेट दिया है। तो प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि ए और बी में संबंधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संबंध क्या होता है। संबंध आप जानते हैं कि एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय के साथ जो कार्तीय गुणन होता है, उन कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों को ही क्या बोला जाता है, संबंध बोला जाता है। तो इनका कार्तीय गुणन जब हम ज्ञात करेंगे तो कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप जानते हैं कि इसका 2 एलिमेंट और इसका भी 2 एलिमेंट, और इसके कार्तीय गुणन में 4 अवयव होंगे, अर्थात 4 क्रमित युग बनेंगे। तो किसी समुच्चय में यदि 4 अवयव हैं तो उनमें उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या आप जानते हैं 2 पावर n होता है। तो 2 पावर 4 अर्थात ये हो जाएगा 16। तो ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, 16 संबंध आपके बन सकते हैं। 16 संबंध कैसे बनेंगे, जैसा हम जानते हैं कि संबंध क्या होता है कि समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ जो कार्तीय गुणन किया जाता है, उनके कार्तीय गुणन के उप समुच्चय को ही संबंध कहते हैं। तो उनके कार्तीय गुणन में कुछ 4 अवयव बनेंगे, तो चारों अवयव से जितने हम उप समुच्चय बना सकते हैं उतने ही संबंध बनेंगे। तो यहाँ से कुल 16 संबंध आपके मिल जाएंगे। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका अवकलन से दिया गया है। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में आप देखो, खा वाले क्वेश्चन में y इक्वल टू आपका है a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये आपको दिया है, आपको सिद्ध करना है कि d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस फलन का हमें द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx आएगा a साइन का अवकलन cos एक्स, cos का अवकलन माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस बी साइन एक्स। फिर इसका फिर से अवकलन करेंगे, पुनः है आप लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, ये अवकलन करने पर d2y/dx² इक्वल टू क्या आएगा, इसका अवकलन हो गया माइनस ए साइन एक्स, क्योंकि cos का अवकलन माइनस साइन होता है और साइन का अवकलन हो जाएगा cos एक्स। तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसको आप इधर कर दो, तो ये आपका d2y/dx²। ये देखो किसका मान है, टोटली y के बराबर है, तो यहाँ y रखेंगे तो माइनस वाई इधर आएगा, प्लस वाई बराबर क्या आ गया 0। यही आपको देखिए सिद्ध करना है। तो आप ऐसे अवकलन में जो भी क्वेश्चन है, अवकलन का क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िए, ये इतना सिंपल होता है, बस आप अवकलन करके आप रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके तीसरे क्वेश्चन देखिए, 2 सदिश दिया गया है, उनके सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो 2 सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं सदिशों का जो अदिश गुणन होता है, वहाँ से आपका फार्मूला होता है cos θ इक्वल टू a इंटू बी अपान मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। 2 सदिशों के बीच कोण ज्ञात करने का केवल एक ही फार्मूला आप रखिए, इसका सदिश जो अदिश गुणन है, अदिश गुणन आपका ये है, तो अदिश गुणन का ही प्रयोग हमेशा करना है जब भी 2 सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना हो। सदिश गुणन का प्रयोग मत करिए, क्योंकि वहाँ से कोण ज्ञात करने में समस्या होता है। तो आप कोण ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला हमेशा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो,
ए इंटू बी, दो सदिशों का जब अदिश गुणन करते हैं तो आई का आई के साथ गुणा होता है तो 3 आ जाएगा, जे का जे के साथ प्लस 4 आ जाएगा, के का के साथ प्लस 3 आ गया, अपान मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए क्या होता है, रूट इनके तीनों अदिश घटकों के वर्ग का योगफल किया जाता है। तो यहाँ पे इसका घटक है 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इंटू इसका देखो अदिश घटक जो है उनके स्क्वायर कर लीजिए तो 9 + 4 + 1, तो 9 4 13 1 14, ये भी 14 हो जाएगा। तो 10/रूट, ये भी दोनों गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10/14। तो cos थीटा इक्वल टू आपका मिल जाएगा 5/7। यहाँ से कोण क्या मिलेगा, cos इनवर्स 5/7। ठीक है ना। तो आपको जब भी दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो वहाँ पे उसके अदिश गुणन का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका cos थीटा इक्वल टू a इंटू बी अपन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होता है। क्लियर है ना। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 खंड हैं, सभी खंड को करने हैं। इसमें भी आपको 2-2 नंबर मिलेंगे, तो यहाँ से भी आपका 8 नंबर हो जाएगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू 7x - 3 आर पर एक वर्तमान फलन है। आर का मतलब प्रांत के अवयव भौतिक संख्या से लिए जाएंगे, तो ऐसा फलन आपका सिद्ध करना है कि यह एक वर्तमान फलन है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे वर्तमान ह्रासमान की चर्चा हो रही है तो वर्तमान ह्रासमान के बारे में बता देना चाहूँगा कि कोई फलन यदि एफ एक्स दिया गया है तो इसको हम कैसे जानेंगे वर्तमान होगा, कैसे जानेंगे ह्रासमान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे। तो एफ डैश एक्स आप ज्ञात करेंगे, एफ डैश एक्स का मतलब वाई रहेगा तो dy/dx, चाहे आप dy/dx ज्ञात करिए चाहे एफ एक्स ज्ञात करिए, दोनों बात एक ही है। तो इसको जब आप ज्ञात करेंगे तो उसके बाद इनका कुछ मान मिलेगा, और वो मान किस पे ज्ञात करेंगे, जब ये मान आप ज्ञात करेंगे तो उसके प्रांत से अवयव रखेंगे। आप dy/dx या एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे तो उसके प्रांत से आप अवयव रखेंगे, प्रांत से जो एलिमेंट रखेंगे x में रखने के बाद x के स्थान पे, तो एफ डैश एक्स का जो मान मिलेगा यदि वह 0 से बड़ा आता है तो आप कहेंगे कि फलन वर्तमान है। फलन कैसा है, वर्तमान है। यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा आता है तो फलन कहेंगे कि ह्रासमान है। क्लियर। मैं आपको केवल यही बातें बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट जिससे क्लियर है कि वर्तमान ह्रासमान आप कैसे याद करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है कि एफ एक्स दिया रहेगा उसका आप अवकलन करिए, एफ डैश एक्स या dy/dx याद करेंगे, और जो सेट दिया है उस सेट से कोई भी अवयव रख करके आप चेक कर लो। कोई भी अवयव रख के आप चेक करेंगे तो उसका मान प्लस माइनस दोनों में से कोई एक मिलेगा, तो आप वहाँ से कहेंगे कि फलन हमारा वर्तमान है। कब, जब प्लस में आएगा, और माइनस में आएगा तो आप कहेंगे कि फलन हमारा ह्रासमान है। 0 आएगा तो आप कहेंगे ना तो वर्तमान है ना ही ह्रासमान है। तो चलिए इस पे ये क्वेश्चन आपका दिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 7x - 3। तो यहाँ पे जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू केवल यहाँ पे आएगा 7। अब देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स आपका 7 मिल गया है, तो प्रश्न कर रहा है कि आर पर एक वर्तमान फलन है। आर मतलब वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या का एलिमेंट कोई भी लेकर के इस फलन में रखा जाए। तो ये देखो एक अचर फलन है तो इसमें एक्स की वैल्यू रखने की कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स है नहीं तो एक्स मान हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये हमेशा 0 से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। चूंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है इसलिए प्रांत आर पर फलन कैसा है, वर्तमान है। अगर यही अवकलन करने के बाद ऐसे आता 7 - x, तो आप x मान रखते हैं, तब पता करते कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो x मान रखेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि ये ऋणात्मक में है इसलिए ये ह्रासमान है, धनात्मक आएगा तो वर्तमान रहेगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आपकी धनात्मक में है तो इसलिए आपका देख फलन कैसा है, वर्तमान है। तो वर्तमान ह्रासमान आप इसका वीडियो पीछे जा करके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, जिससे कि वर्तमान ह्रासमान आपका स्पष्ट हो जाए। क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से अवकलज के अनुप्रयोग से और अवकलन वाले चैप्टर से, कलन वाले चैप्टर से 40 नंबर, 42 नंबर, 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इसका एक भी पॉइंट आप मत छोड़िए, सब के सब एकदम क्लियर करके ही रखिए। इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन सदिश से दिया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दिया गया कि a + b और a - b प्रत्येक पर लंब मात्रक सदिश याद करना है, जहाँ पे a = b = दिया गया है। दो सदिशों पर यदि लंब सदिश है तो आप इसको आज रट ही लीजिए बिल्कुल ध्यान से कि अगर दो सदिश a और b हैं, इन दोनों पर अगर कोई लंब सदिश हमें ज्ञात करना है, इन दोनों पर यदि लंब सदिश ज्ञात करना है तो क्या होता है, दोनों का सदिश गुणन होता है।
ये जो ए क्रॉस बी होगा, ये जो सदिश प्राप्त होगा, ये ए और बी दोनों पर क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी इन दोनों पर लंब सदिश ज्ञात करना है। तो इन दोनों पर लंब सदिश ज्ञात करने का मतलब इन दोनों का सदिश गुणन हमें ज्ञात करना होगा। तो ए प्लस बी का सदिश गुणन ए माइनस बी के साथ, तो पहले हम ए प्लस बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए प्लस बी आप जोड़ लेंगे तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपका ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए में से बी घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जे माइनस 2k। ठीक, अब आप देखिए, जब ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों पर लंब सदिश ज्ञात करना है तो आप रखेंगे लंब सदिश क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। क्लियर है। दो सदिशों पर यदि लंब सदिश हमें ज्ञात करना है तो दोनों का हम सदिश गुणन कर लेंगे। तो सदिश गुणन आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसको कैसे हम हल करते हैं, सारणिक के द्वारा हल करते हैं, आई जे के बनाते हैं। फिर पहले सदिश, इस वाले सदिश का अदिश घटक 2 3 4, फिर इसका रखेंगे। आई का मान देखो यहाँ पे 0 है, जे का मान -1 है, -2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये देखो 3 दूना 6 हो जाएगा और +4 हो जाएगा, तो -2i हो गया ये। और जे का मान देखो, ये -4 अगर 0 होगा तो -4 माइनस माइनस +4j हो गया। और के साथ आपका आ जाएगा -2 0, तो -2k हो गया। ये आपका क्या हो गया, इनका लंब सदिश हो गया, मान लीजिए वेक्टर p हो गया। ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पर लंब सदिश है। अभी इनका क्या कहते हैं, लंब मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इसका मात्रक सदिश हम कैसे ज्ञात करेंगे, मात्रक सदिश आप जानते हैं, अगर आपको मात्रक सदिश लिखना है तो किसी भी सदिश का मात्रक सदिश है तो उसको ए कैप से दिखाते हैं। ए कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये होता है इसका मात्रक सदिश। तो इसका जब मात्रक सदिश बनाएंगे तो इसका हमें पहले मापांक ज्ञात करना होगा। तो मॉड ऑफ पी वेक्टर क्या आ जाएगा, आप किसी भी सदिश का जब मापांक ज्ञात करते हैं उसके अदिश घटक के वर्ग का योगफल करते हैं। तो इसका वर्ग हो गया 4, ये हो गया 16, ये हो गया 4, तो ये आ जाएगा 24। 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√6। चलिए, तो इसका देखो मात्रक सदिश क्या बन जाएगा, ए अपान मॉड ऑफ ए, तो ए की वैल्यू है -2i प्लस 4j माइनस 2k अपान 2√6 हो गए। यहाँ पे आप 2 कामन कर सकते हैं, जब 2 कामन कर लेंगे तो ये हो गया 2/√6, और ये हम लिख देंगे -i प्लस 2j माइनस k। तो ये 2 कैंसिल आ जाएगा, तो 1/√6 इंटू -i प्लस 2j माइनस k, ये आ जाएगा मात्रक सदिश। इसका मात्रक सदिश है a प्लस बी और a माइनस बी के सदिश गुणन का मात्रक सदिश है। क्लियर है। तो आप सदिश गुणन भी देख लिए, यहाँ पे दो बातें आपको देखने को मिली हैं। एक तो दो सदिशों का, इन दो सदिशों का प्रत्येक पर लंब सदिश, तो प्रत्येक पर लंब सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों का आप सदिश गुणन ज्ञात कर लेंगे। सदिश गुणन ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक पर क्या होगा, लंब हो जाएगा। और अगर मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो मात्रक सदिश ए कैसे ज्ञात करते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए कर देते हैं, तो आपका मात्रक सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसको भी बिल्कुल रट के ही जाइए। यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इसके तीसरे क्वेश्चन देखिए, दिया गया है सदिश से ही यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा भी है। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए और बी आपके दी गई हैं। संलग्न भुजा का सदिश दिया गया है कि ए और बी। तो आप जानते हैं कि यदि समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं ए और बी हैं, संलग्न भुजा ए और बी हैं, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी दो सदिश आपके दिए रहेंगे, तो वहाँ पे 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये भी आपका सदिश में ही रहेगा। ये सारणिक में भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन सारणिक में आपको ये फार्मूला नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे आपका सदिश है। वहाँ पे सारणिक में तो आप सारणिक का प्रयोग कर लेंगे, जबकि यहाँ भी सारणिक का ही प्रयोग करना है, लेकिन वहाँ का क्वेश्चन कुछ और रहता है, यहाँ के क्वेश्चन कुछ और रहेंगे। तो आप यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो 1/2 रखेंगे। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल के लिए सीधा सीधा ए क्रॉस बी का मॉड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो संलग्न भुजाएं हैं, तो इनका हम क्या करें, ए क्रॉस बी पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे, i j k
फिर ये हो गया 3 1 4 1 -1 1। तो इसका सदिश गुणन क्या होगा, i इंटू 1 + 4 आपका आ जाएगा 5i, माइनस जे रखिए तो 3 - 4 -1, तो प्लस जे हो गया, के रखिए -3 - 1 -4 -4 के हो गया। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मान ही है 5i + j - 4k। तो इनका मापांक ज्ञात कर लीजिए। इनका मापांक जब ज्ञात करेंगे तो इसका वर्ग हो गया 25 + 1 + 16, तो ये आ जाएगा आपका 52 हो जाएगा, सॉरी 42 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो 42 वर्ग इकाई आपके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा √42 वर्ग इकाई। देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि यदि घटनाएं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि ए और बी ऐसी घटना है जहाँ पे पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 और पी बी इक्वल टू पी है। तो आपको पी का मान ज्ञात करना यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। चलिए यहाँ पे अपवर्जी मिला है, यदि दो घटना ए और बी अपवर्जी हैं, यदि अपवर्जी हैं तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है। और इसकी दूसरी बात है, इसके में इसी में ही है, यदि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं, कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। ये दोनों बात आप नोट रखेंगे, क्वेश्चन आपका इस पे हमेशा मिलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया कि ए और बी कैसी घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना है। चूंकि घटनाएं कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, इसलिए हम रख सकते हैं पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक, तो पी ए यूनियन बी आपका है 3/5 और ये है आपका 1/2, ये है पी। तो इसको इधर ला के सॉल्व कर लीजिए, 3/5 - 1/2 इक्वल टू पी। तो पी का मान आ जाएगा 3 × 6 - 5 1/10। तो पी का मान कितना आ गया, 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो धीरे धीरे आपका प्रायिकता भी तैयार हो रहा है। तो जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सेम यही नहीं आ रहा है तो इसका थोड़ा सा अंक बदल करके थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन देगा, लेकिन सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, 4 क्वेश्चन में आपको 2-2 नंबर 1-1 नंबर के क्वेश्चन मिले थे, लेकिन डायरेक्ट आप 5वें क्वेश्चन में पाएंगे कि आपको 5-5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे 5वें में 5 क्वेश्चन है, पाँचों आपके 5-5 नंबर के, तो यहाँ पे आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप हर क्वेश्चन में देखेंगे जितने सरल सरल क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके बड़े वाले नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है रिलेशन एंड फंक्शन से। केवल आपको इसमें सिद्ध करना है कि ये संबंध दिया गया है कि यह तुल्यता संबंध आपको सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध आप जानते हैं कि वह संबंध जो स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों होता है, उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए सेट दिया गया है, सेट आपका है जेड, जेड में है, अर्थात पूर्णांक संख्या के समुच्चय में आपको ये सिद्ध करना है। तो आप देखिए पहले आप स्वतुल्य के लिए देखो, स्वतुल्य के लिए आप देखिए यदि आपका r इक्वल टू ए बी सदैव संख्या है, 2a - b को क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ से देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि किसी भी अवयव का स्वयं के साथ संबंध बनना चाहिए। कैसा संबंध हो, जो संबंध आपको दिया गया है। तो आप देखो अगर कोई भी एलिमेंट हम रखते हैं, 1 अगर रखें तो क्या 1 - 1 रखने पर जो 0 आएगा, क्या ये 0 2 को विभाजित करेगा, 2 को विभाजित करेगा। ऐसे 5 और 5 रखो, -5 5 रखो, 0 0 रखो, -2 2 रखो, -3 3 रखो, सबको जब आप इस रिलेशन में रखेंगे माइनस वाले में तो 0 आएगा। और 0 हमेशा 2 से क्या रहेगा, विभाजित रहेगा। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए a बिलोंग्स टू r है, इसलिए आपका यह स्वतुल्य संबंध है,
स्वतुल्य संबंध है। क्लियर। जब आपका ये स्वतुल्य हो गया तो हम दूसरा संबंध चेक करेंगे, सममित। तो सममित के लिए आप देखो, दूसरा है यहाँ पे रखेंगे सममित के लिए। सममित के लिए देखिए, सममित के लिए क्या होता है कि आप मैं बता दूं कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इससे आपको बी ए बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। अगर ए बी संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका उल्टा बी ए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका सममित संबंध है। तो देखिए यहाँ पे हम सिद्ध करते हैं, कोई दो अवयव लीजिए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 और 3, 5 3 ले लें और इसमें रखें तो 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा। तो क्या ये 2 इस 2 से विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। तो क्या इसका उल्टा देखो बनेगा क्या? 3 5 रखो तो 3 में 5 घटाओ कितना आएगा? -2। -2 भी तो 2 से विभाजित होगा। अब ऐसा आप कोई भी एलिमेंट रखिए जो ए बी रखने पे 2 से विभाजित हो और इसका उल्टा बी ए रखने पे ना हो। तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसमें आप ऐसे इस क्रम में रखेंगे तो विभाजित होगा और इस क्रम में रखेंगे नहीं विभाजित होगा। ऐसा कोई एलिमेंट बनेगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर से हमें बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है, इसलिए यह सममित संबंध है। इसलिए यह सममित संबंध है। अब तीसरा हमें क्या सिद्ध करना है? संक्रामक सिद्ध करना है। तो संक्रामक के लिए आप ले लीजिए 3 एलिमेंट। संक्रामक के लिए ऐसा आप जानते हैं कि 3 अवयव इस प्रकार हों कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर हो तो यहाँ से हमें ए सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त होना चाहिए। तो जब ये तीसरा हमको मिलेगा, ये दोनों मिलने के बाद तीसरा मिल गया तो आप कह देंगे कि यह संक्रामक है। यदि 2 मिलने के बाद तीसरा नहीं मिला तो आप कहेंगे संक्रामक नहीं है। तो चलिए हम 2 एलिमेंट लेते हैं। तो इसमें हम कम से कम 3 एलिमेंट इस प्रकार रखें, 2 रख लें, 8 रख लें और 10 रख लें। क्लियर। 10 नहीं रखना चाहे तो आप 4 ही रख लो। ठीक। ऐसा एलिमेंट रखो कि ये 2 बने, अर्थात आप 2 8 रखो रिलेशन में। तो 2 -8 यहाँ रखेंगे तो -6 आएगा, ये भी 2 से विभाजित है। अब फिर 8 4 रखिए, 8 4 आप रखोगे तो 8 में 4 घटाएंगे 4 आएगा, ये भी 2 से विभाजित होगा। अब देखो ए बी हो गया और बी सी हो गया तो क्या ए सी बनेगा? ए सी अर्थात 2 और 4 रखोगे तो 2 -4 ये -2 आएगा तो ये भी आपको विभाजित होगा। तो इस प्रकार से 3 अवयव ऐसे लीजिए कि ए बी बी सी बने। तो फिर उसके बाद इसको चेक करना है कि ये संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जितने भी अवयव लेंगे सब सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे हम रख देंगे क्योंकि प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर से ए सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है, इसलिए आपका संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। अब आप देखिए, जब यह संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब आप देखो, ये सरल, इतना सरल क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए दिया है तो आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ से जाने नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब भी तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन मिले तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप कुछ मत करिए, सीधा सीधा ये वाली लाइन जो आपको परिभाषा बताया गया है वो अगर याद है तो 1-2 एलिमेंट ऐसे रखो। जब आपको तुल्यता सिद्ध ही करना है तो आपको पता है कि स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? सीधा सीधा लिख दो, क्योंकि प्रत्येक के लिए ये आपका मिल रहा है इसलिए स्वतुल्य है। और सममित में आप दिखा दीजिए क्योंकि प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा है इसलिए सममित है। और ये दिखा दीजिए संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध है। तो वहाँ पे आपको ये गलत होने वाला क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। जब भी तुल्यता संबंध मिले तो आपको नहीं आ रहा है तब भी आप ये 2-3 लाइन लिख दीजिए, आपका संक्रामक संबंध, सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध से तुल्यता आ जाएगा। क्लियर है। देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन जो है आपका सारणिक पे दिया गया है। सारणिक से देखिए आपको ये क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन आपका 100% आएगा। एक तो आपको उसके गुणधर्म
गुणधर्म के लिए मिलेगा, गुणधर्म के आधार पे प्रश्न को आपको सिद्ध करने के लिए देगा। एक क्वेश्चन तो आपको इसके शारीरिक पे उसके गुणधर्म पर आधारित रहेगा जो आपको सिद्ध करने वाला रहेगा, और दूसरा क्वेश्चन रैखिक समीकरण जो युग्म होता है उसमें आप एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं, आने ही आने रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आपको सिद्ध करना है तो इसका हम गुणधर्म प्रयोग करेंगे। तो इसका पहले लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड आपका है बी प्लस सी बी सी और ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप कुछ गुणधर्म का प्रयोग करेंगे जिससे थोड़ा सरल हो जाए, फिर उसके बाद लास्ट में आप प्रसार एक लाइन का कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, अगर इसको जोड़ के घटाया जाए तो यहाँ पे जीरो आ जाए। तो आप सारणिक को हमेशा सॉल्व करने के लिए जीरो बनाने के प्रयास में रहिए, या जीरो मिल जाए या कॉमन हो जाए। तो आप देखो यहाँ पे ये जीरो मिल जाएगा और इसमें से ये घटाएंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाए, R1 को क्या कर दें, R1 माइनस R2 प्लस R3 कर लो। इसको जोड़ के आप घटाएंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, R1 माइनस R2 प्लस R3। पहले इन दोनों जोड़ो तो B प्लस C होगा, फिर इसमें से घटाइए तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो हो गया। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो 2C प्लस A होगा, फिर इसमें से घटाएंगे तो -2C आ जाएगा। -2C आ जाएगा क्योंकि A और A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 2B होगा, A और A कैंसिल, तो यहाँ पे -2B हो गया। फिर देखो यहाँ पे B C और C प्लस A C, इधर B हो गया, इधर A प्लस B हो गया। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे B का 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 अगर हम यहाँ पे कॉमन कर ले तो देखिए क्या मिलने वाला है। 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे 0 B C और -C C प्लस A, और ये हो गया C, इधर क्या हो गया -B और A प्लस B। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पे एक काम और कर दें तो और छोटा हो जाएगा। आप देखो R3 और R1 को जोड़ दें तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ C ही रहेगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे B आ, केवल A बचेगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर दें, R3 को कर दें R3 प्लस R1, तो ये देखो कितना आएगा 2। तो इसको लिखेंगे यहाँ R3 के स्थान पर रखेंगे, बाकी सब ऐसे रहेंगे 0 -C -B, और ये भी रखो B C प्लस A B। फिर इसको जोड़ेंगे 0 प्लस C होगा तो यहाँ पे C ही रहेगा, -C प्लस C आपका 0 हो गया, -B और ये जोड़ेंगे तो केवल यहाँ पे A आ जाएगा। क्लियर है। अब एक काम और कर लो, R2 को कर लो R2 प्लस R1। अब इसको कहाँ लिखना है, R2 के स्थान पर रखना है तो R1 वैसे रहने दो, R2 के स्थान पर रखो 0 प्लस B करेंगे तो B ही रहेगा, इसको और इसको जोड़ेंगे यहाँ A आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 0 आ गया, तो C 0 A। अब आप प्रसार कर लो एक लाइन में, आप R1 के अंदिश प्रसार कर दीजिए। R1 के अंदिश प्रसार जब कर देंगे, प्रसरण करने पर ये आपका आ जाएगा 2। इसका देखो प्रसार करो, ये 0 है, पहले 0 आएगा, फिर इसका चिन्ह माइनस होता है, जैसे आप रखते हैं 0, फिर इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, इसका गुणा करते जब पहले ही 0 है तो गुणा करेंगे 0 मिलेगा, इसका चिन्ह माइनस होता है तो प्लस C इंटू ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ेंगे तो A भी हो गया -0, इसका चिन्ह होता है प्लस, तो प्लस माइनस आपको माइनस भी हो गया, इस स्तंभ पंक्ति को छोड़ेंगे तो 0 AC 0 AC। तो ये देखिए आपको हो गया 2, और यहाँ क्या बचेगा ABC और ये माइनस प्लस ABC, तो ये आएगा 2ABC 2 इंटू 2 4ABC आपका आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना है। तो आप सारणिक के गुणधर्म को पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बड़े नंबर आपको देने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, sin x पावर cos x है, sin x पावर cos x है, इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए आपका ये चरघातांकी फलन है, तो इसमें क्या किया जाए, आप y मान लीजिए फलन है, तो फिर जब log ले लेंगे, जब भी घातांक आपका चर में रहे तो वहाँ पे आप log लेकर के ही करेंगे। तो log लेने पर क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू हो गया log sin x की पावर cos x, तो ये आपका आ जाएगा log y इक्वल टू cos x इंटू log sin x। ठीक,
अब यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 ये हो गया, दूसरा ये। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर पहला फलन cos x इंटू इसका अवकलन क्या आएगा 1/sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मतलब लॉग आप ऐसे रख लो कि log sin x का अवकलन 1/sin x हो जाएगा, फिर sin x का अवकलन प्लस दूसरा फलन हो गया log sin x इंटू इसका अवकलन तो डी डी एक्स ऑफ cos x। तो ये देखो कितना हो गया, cos बटे साइन आपका हो जाएगा tan cot x इंटू साइन का अवकलन cos x प्लस log sin x आपका ऐसे ही लिख लिया जाएगा और cos का अवकलन माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस log, इसे लिख लो माइनस साइन एक्स, तो यहाँ भी माइनस आ गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक, फिर ये आपका है 1/y डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y का इधर गुणा हो जाएगा, y मतलब साइन एक्स की पावर cos x इंटू cot x इंटू cos x माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर साइन पावर cos x का अवकलन। तो ये देखिए 5 नंबर में इतने सरल क्वेश्चन आपके दिए हैं, तो अवकलन समाकलन आप बिल्कुल एकदम रट के ही जाइए, तैयार करके ही जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको 40 प्लस नंबर हमेशा रखे रहते हैं, आपको लेना रहता है बस। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका निश्चित समाकलन से क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे इसमें समाकलन के जो प्रगुण है उनका प्रयोग करना है। तो आप देखो क्वेश्चन आपका दिया -π/4 टू π/4 इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक प्रगुण आपका है -a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, इसके 2 मान होते हैं। एक होता है कि 2 टू a एफ एक्स डी एक्स कब, जब फलन एफ एक्स सम होता है, जब एफ एक्स क्या होता है सम फलन होता है, अर्थात एफ ऑफ माइनस ए इक्वल टू एफ एक्स होगा। और दूसरा 0 होता है कब, जब एफ एक्स विषम होगा, अर्थात एफ ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है। तो यहाँ पे हम जब भी इस तरह से क्वेश्चन पाएँ कि साइन या जब भी हम इस तरह से क्वेश्चन पाएँ कि लिमिट -a टू a के रूप में रहे, जब भी -a टू a के रूप में रहे, तो यहाँ पे हम प्रगुण का प्रयोग कर लें कि हो सकता है क्वेश्चन दोनों में से किसी एक के रूप में बदल जाए। 0 आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, और ऐसे आता है थोड़ा सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें, पहले सम विषम फलन पहचानेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आता है। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स। तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स को आप ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मिला। इसलिए आप रख देंगे -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये वाला फलन रखेंगे जब ये सम फलन है, क्या होगा 2 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करने के लिए हम cos 2x का फार्मूला यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं cos 2x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि 1 - cos 2x/2। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर के स्थान रख लेंगे 0 टू π/4 1 - cos 2x/2। ठीक है, फिर इसको हल कर देंगे, तो इसको आप अलग अलग करके हल कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे 1/2 आप बाहर कर लो तो 2/2 हो जाएगा। फिर इनका अलग अलग समाकलन 0 टू π/4 1 इंटू डी एक्स माइनस 0 टू π/4 cos 2x dx। ये 1/2 एकदम बाहर कर लीजिए, अच्छा पद है। फिर 1 का समाकलन cos 2x समाकलन, ये देखो खत्म हो गया। अब यहाँ पे 1 का समाकलन कितना आ जाएगा, 1 का समाकलन आ जाएगा x, तो इसकी लिमिट 0 टू π/4 माइनस cos 2x का समाकलन, इसको आप t मानेंगे तो 1/2 होता है, तो इसका समाकलन आ जाएगा sin 2x/2। इसकी लिमिट रखो 0 टू π/4, तो यहाँ पे केवल आएगा π/4 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1/2 बाहर करो तो साइन π/4 यहाँ रखेंगे, 2 इंटू π/4 कैंसिल होकर π/2 आएगा माइनस साइन 0।
साइन पाई बाई 2 का मान कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 4 होगा, साइन पाई बाई 2 मान 1 होगा, ये 0 केवल आएगा 1, तो इसका आंसर हो गया पाई बाई 4 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन लिमिट माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 में। क्लियर है? तो आप ये फार्मूला याद रखो और प्रगुण को भी याद रखेंगे, क्योंकि निश्चित समाकलन में दो प्रगुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला, एक दूसरा होता है 0 to 2 ये वाला, सेम ऐसे वो भी प्रगुण आपका होता है। ठीक है ना?